आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बहुत लोगों ने जो है स्कूलों में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, वही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो किस तरह से हमारे अलग अलग वाटर बॉडीज को क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे आज के दिन, है ना। ब्रॉड वाटर साइकिल आप सभी लोगों को पता होगा, इतना मुझे पता है ना, कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, फिर इवोपरेशन कैसा होता है, ये सब कुछ पता होगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो है हमारे अलग अलग वाटर बॉडीज कैसे मिलते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपके हिसाब से जो है मेन वाटर का सोर्स क्या है? सर इसका आंसर रेन वाटर। ओके, रेन वाटर। सो जो मैंने ये लिस्ट बनाई है, इसमें से कोई नहीं है, रिवर नहीं है, लेक नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, पॉन्ड नहीं है, स्ट्रीम्स नहीं है ना। ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, इस लिस्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब जो है वाटर बॉडीज हमारी, है ना। मैंने पूछा है मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये सब जितने भी हैं वो हमारे आसपास दिखने वाले वाटर बॉडीज हैं, है ना। सृष्टि ने जो बोला है कि हमको जो भी पानी मिलता है वो हमको मिलता है रेन वाटर से। पानी जो बारिश आता है, ऊपर से जो शावर आती है, उसी की वजह से हमको वही मेन सोर्स ऑफ वाटर है ना। तो एक्चुअली में जो भी हमारे आसपास जो भी पानी के स्रोत दिखते हैं, चाहे हम कई बार जो है ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमको लगता है कि पानी जमीन के नीचे ही मिलता है। कई बार हम नदी का पानी बहुत यूज करते हैं कुछ एरिया में, तो हमको लगता है कि नदी मेन सोर्स है। कई जगह हम कुएं और तालाब का करते हैं, तो लगता है कि वही मेन सोर्स है। लेकिन ये सब वाटर बॉडीज है हमारे आसपास, और उस वाटर बॉडीज में जो पानी आता है, वो पानी जो है हमेशा हमको ऊपर से ही मिलता है, जिसको बोलते हैं बारिश। तो बारिश का ही पानी है जो ये सब कुछ हमको अवेलेबल करवाता है, ये वाटर बॉडीज बनाता है, और वाटर बॉडीज बनने के बाद हमको अलग अलग रूप में हमको पानी मिलता है अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर। कई जगह स्ट्रीम मिलते हैं, तो कई जगह तालाब मिलते हैं, कहीं कुएं मिलते हैं, तो कहीं जो है ग्लेशियर्स मिलते हैं, है ना। तो मेन जो सोर्स है वो है बारिश का पानी। अब भारत के अंदर आते हैं कि भारत के अंदर जो है बारिश कब होती है। अगर बारिश ही जो है मेन सोर्स है पानी का, तो बारिश कब होती है? बारिश को भारत में जो है 4 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, यानी कि 4 अलग अलग मौसमों के आधार पर बांटा जाता है। पहला जो बार देखोगे आप इस बार डायग्राम में, विंटर रेन बोलते हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में जो बारिश होती है, जिसको बोलते हैं विंटर रेन। फिर समर रेन होती है, जो मार्च और अप्रैल और मई के महीने में जो बारिश आती है, उसको बोलते हैं समर रेन। मॉनसून रेन, मॉनसून इंडिया का जो है बहुत ही फेमस सीजन है, तो ये होता है जून से लेकर सितंबर तक, ये मॉनसून पीरियड होता है ना। और लास्ट जो होता है वो होता है पोस्ट मॉनसून, यानी कि अक्टूबर से और दिसंबर के बीच जो बारिश आती है, उसको पोस्ट मॉनसून रेन कहते हैं। आप इस बार डायग्राम में देखोगे, मैंने रफ एस्टिमेट दिया है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर रफ एस्टिमेट आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पानी जो है हमारे यहाँ इस देश में, जो सबसे ज्यादा पानी बरसता है, वो बरसता है मॉनसून के दौरान। और करीब 78% जो भी पानी हमारे यहाँ आता है, जो भी बारिश हमारे देश में आती है, वो मॉनसून के महीनों में आती है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में ही सबसे ज्यादा बारिश आती है। उसके बाद जो है पोस्ट मानसून में भी कई बार ज्यादा बारिश आती है, कई बार विंटर रेन भी ज्यादा हो जाती है। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट होने के बाद भी जो है, अगर जो सबसे ज्यादा रेन हमको मिलती है वो मानसून के पीरियड में, यानी कि 4 महीने में मिलती है। अगर आपने कई बार देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में, चेरापूंजी वाला जो इलाका है, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन
बारिश जब नहीं होती है तो तब वहाँ भी सूखा पड़ जाता है। कई महीने जो विंटर के महीने होते हैं, पोस्ट मानसून जो पीरियड होता है, वो जो है वहाँ सूखा हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक साथ जो बारिश आती, बारिश तो बहुत आती है लेकिन वो एक कंसंट्रेटेड है, एक टाइम पे आ जाती है और कुछ ही महीनों के अंतराल में आती है और फिर वो खत्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पानी जो है सिर्फ 4 महीनों में बरसता है ना। और ये वेरिएशंस हैं, कुछ प्रदेशों में कभी बारिश आती है तो कुछ प्रदेशों में कभी बारिश आती है। जैसे अगर आप हिमालयी राज्यों को देखें और जो सब हिमालयन राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, उसमें जो है विंटर रेन भी काफी आती है ना। और मानसून का रेन तो है ही है वहाँ पे। और अगर आप अलग एरिया में जाएं तो ये वेरिएशंस होते रहते हैं, कभी कुछ महीने कहीं बारिश होती है तो कुछ महीने कहीं बारिश होती है, तो इसलिए इसका बहुत सारा वेरिएशंस है। और इसलिए जो है जब बारिश होती है तो हमारे पास काफी पानी होता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है और पानी की समस्याएं सामने आ जाती हैं। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे इस बीच कि कई बार शिमला में पानी खत्म हो गए, कभी चेन्नई में पानी खत्म हो गया और लोग हाहाकार करने लगे। क्योंकि पानी जो है एक साथ चला जाता है, हम उसको कंजर्व नहीं कर पाते, हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको बाकी जब रेन नहीं होती तब हमको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। तो रेन का पैटर्न ये है। अब आप देखोगे कि पूरे भारत में अगर वो उस तरह से रेन आती है तो एवरेज पानी कितना आता है हमारे एक साल में, जो है एवरेज कितना पानी हमारे देश में आता है, उसके लिए भी कुछ एस्टिमेट किया गया है ना। तो ये जब टेबल देख रहे हैं आप, उसका पहला कॉलम है कि एस्टिमेटेड एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो हमारा रेनफॉल होता है और जो स्नोफॉल होता है, दोनों को मिला करके हमारे देश में जो टोटल पानी आता है स्नो और रेन के रूप में जो पानी आता है ऊपर से, वो करीब 4000 क्यूबिक किलोमीटर आता है। यानी कि एक ऐसा बर्तन मान के चलिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो, 4000 किलोमीटर बड़ा हो, उस पॉट में अगर ये सारा पानी इकट्ठा किया जाए तो इतना पानी हमारे पूरे देश में पानी स्नोफॉल और रेनफॉल से आता है। जो है हमारे बहुत सारा पानी जो है वहां से भी जो नदियां आती हैं, जैसे नेपाल से नदियां आती हैं, चाइना का पार्ट से जो है कुछ झरने और जो ग्लेशियर पिघल के आते हैं, इस तरह से और देशों से भी कुछ पानी रिस्क करके हमारे यहाँ आता है या नदियों के जरिए आता है। तो करीब 500 क्यूबिक किलोमीटर जो है पानी जो है हमारे पास और देशों से आता है ना। वो नेचुरल प्रोसेस है, कोई वो हमारे ऊपर वो नहीं करते हैं, कोई हमको देते नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके जरिए आता है। इस तरह से टोटल हमारे यहाँ करीब 4500 क्यूबिक किलोमीटर पानी टोटल पानी से हर साल आता है। लेकिन जो पानी यूज कर पाते हैं वो पानी जो है सरफेस वाटर जो जमीन के ऊपर होता है वो 690 क्यूबिक किलोमीटर होता है, और ग्राउंड के जो ग्राउंड वाटर होता है वो 433 किलोमीटर होता है। आप देखिए 1200 किलोमीटर पानी हमारे यहाँ अवेलेबल होता है यूज करने के लिए। 450 क्यूबिक किलोमीटर जो टोटल पानी है उसमें से हम करीब 11,000 क्यूबिक किलोमीटर यूज कर पाते हैं। क्या कारण है कि हम इतना कम पानी यूज के लिए अवेलेबल होता है हमारे? क्योंकि बहुत सारा पानी रन ऑफ हो जाता है और वो समंदर में चला जाता है। बहुत सारा पानी जो है हमारे नेचर को चाहिए होता है, वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है, हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है, पेड़ पौधों को चाहिए होता है ना, तो वो जरूरी होता है। और बहुत सारा पानी जो है बह करके समंदर में चला जाता है, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब नदियों में पानी रहता है, जब तालाबों में पानी बह के जाता है, जब समंदर में पानी जाता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो जरूरी होता है ना। तो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है कि समंदर में पानी रहे और झरनों में पानी रहे या नदियों में पानी रहे, तो वो भी बहुत जरूरी है ना? तो ये टोटल पानी का एक एस्टिमेट है हमारे देश में। लेकिन ये जो पानी मिलता है हमको, उसका एक पूरा साइकिल है। जो ये जो पिक्चर देख रहे हैं यहाँ हमारे स्क्रीन पे, वो जो बेसिक साइकिल पड़ा हो, वो ओशन से पानी इवेपोरेट होता है ना,
या लेक से पानी इवेपोरेट होता है, या प्लांट से जो पानी इवेपोरेट ऊपर के ऊपर बढ़ता है, जो भाप के रूप में जाता है, इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसको। ये पानी जो ऊपर जाता है भाप बन के, ये ऊपर जाकर के बादल बनते हैं, है ना। और फिर बादल जो है, बादल जब इकट्ठे होते हैं, कंडेंस होते हैं, देन ये या तो स्नोफॉल होता है या बारिश होती है। और बारिश का जो पानी होता है या वो फिर वापस हमारे साइकिल में आ जाता है, कहीं लेक में चला जाता है, झरनों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, या हमारे ग्राउंड लेवल में चला जाता है ना। तो इस तरह से जो है ये वाटर साइकिल है। लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा और डीपर लेवल में जाएंगे कि ये पानी किस तरह से, ये वाटर साइकिल किस तरह से काम करता है। तो हमको पता है, ऑलरेडी पता है कि ये पानी जो है पहले इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर कंडेंस होता है, और फिर वापस हमारे पास ये पानी आता है। ओके, जब पानी नीचे आता है, बारिश बनता है, अगर आप ये वाला फोटो देख रहे होंगे आप, ये जब पानी बादल के जरिए जो पानी नीचे आता है, तो इसमें कुछ एरो दिख रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी धरती है, सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। एक एरो जो है इस ओर बन रहा है, ये है रन ऑफ, यानी कि जो जमीन के ऊपर से ऊपर ऊपर चला जाता है उस पानी को रन ऑफ बोलते हैं। और कुछ पानी जो है हमारे धरती के नीचे चला जाता है, नीचे पेनिट्रेट करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, ये जो है नीचे चला जाता है। और डिपेंड करता है कि वो कहीं कुछ भी नीचे जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ के आसपास की जो है लोकेशन किस तरह की है, वहाँ की सोइल किस तरह की है, वहाँ पे पेड़ पौधों की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, उसके आधार पे जो है वो डिपेंड करता है कि वो पानी कितना नीचे जाएगा। तो सोइल का जो जमीन के नीचे है उसको हम ब्रॉडली दो भागों में बांटते हैं। एक लेयर जो टॉप लेयर होती है सोइल की, उसको अपर सोइल लेयर बोलते हैं, और जो उसके नीचे होती है डीपर सोइल लेयर्स होती है बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये पानी अपर सोइल लेयर में ही रहेगा या डीपर सोइल लेयर में जाएगा। वो डिपेंड करता है वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में वो बारिश हो रही है, वहाँ की सोइल किस प्रकार की है। अगर उसकी हाई वो जो सोइल है, अगर उसमें जो है जल्दी रिश्ता हो, जिसकी अगर परमेबिलिटी जो है ज्यादा होती है, तो पानी जल्दी से नीचे चला जाता है और ज्यादा पानी चला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो क्ले सॉइल होती है उसमें जो है थोड़ा देर से पानी रिसता है, लेकिन एक बार अगर पानी रिस गया तो उसको होल्ड करने की उसकी बहुत पावरफुल पावर होती है, उसमें काफी पावर होती है, तो उसको काफी ज्यादा पानी को पावर पुल करता है। और सैंडी सॉइल होगा तो वो जल्दी तो रिस जाता है, लेकिन वो फिर जल्दी से उड़ भी जाता है, वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा या कहीं और निकल जाएगा वो पानी, है ना। इंटेंसिटी ऑफ रेन पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत तेज बारिश हो रही होगी तो वो बहुत ज्यादा, अधिकतर पानी जो है रन ऑफ में ही ऊपर निकल जाएगा और नीचे कम जाएगा। तो इसलिए जो है ज्यादा, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे ग्राउंड अंदर पानी कम पहुंचता है। इसके अलावा वेजिटेशन, अगर वहां पे पेड़ पौधे हैं, ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उससे भी जो है जमीन में पानी आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों से, टहनियों से जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी जड़ें जो है उसको धीरे धीरे अपनी ओर पानी को खींचती है, और इसलिए वो जमीनों में चला जाता है। इसके अलावा टोपोग्राफी भी जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर स्लोपी है बहुत ज्यादा तो पानी जो है एकदम से फिसल करके चला जाएगा। अगर फ्लैट है तो पॉसिबिलिटी है कि पानी रुका रहेगा और फिर नीचे जाने में उसको आसानी होगी। तो जो फ्लैट रीजन्स होते हैं उसका ग्राउंड लेवल में वाटर उसका ज्यादा स्टोर होता है, और जो स्लोपी रीजन होता है उसमें कम पानी नीचे एक्यूमुलेट होता है, एक्वीफर में कम पानी जाता है। देन जब पानी अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, तो तब क्या होता है उस पानी का। जब पानी अपर लेयर में चला जाता है, जो हमारी सॉइल की जो अपर लेयर होती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, जिसमें जहां तक जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, उसको अपर सॉइल लेयर कहते हैं। तब जब वो चला जाता है वो पानी, तो वो पानी या तो प्लांट्स ले लेते हैं, या वो पानी जो है उसकी सरफेस में जब धूप की गर्मी पड़ेगी तो वो उससे जो है इवेपोरेट होकर के ऊपर आसमान में चला जाता है। या कुछ पानी जो है धीरे 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 मूव करता है। ये सैंड, ये जो लेयर है, अपर लेयर है, उससे धीरे 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 अगर उसको कहीं ढलान मिलेगी तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका सीपेज होता है और पानी धीरे धीरे मूव करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रीम जैसा बहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सीपेज होगा उस पानी का,
और ढलान की तरफ निकलने लग जाएगा। और कुछ पानी जो है उससे डीपर सॉइल लेयर में चला जाता है, जिसको हम एक्यूफर भी बोलते हैं, या उसको सब सॉइल लेयर भी बोलते हैं, सब सॉइल में चला जाता है, जिसको फिर हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो जो अपर लेयर में है उसको ग्राउंड वाटर नहीं बोलते हैं, जब वो सब सॉइल में चले जाता है, जो लोअर लेवल होता है, लेयर होती है लैंड की, उसमें चला जाता है, तो तब उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। फिर जब ये अपर सॉइल, अपर लेयर की जो वो है, अपर लेयर में जो पानी है वो इस तरह से मूव करता है। आप इसमें देख रहे हैं ऊपर बारिश आ रही है, ये जमीन के नीचे चले गए, ये 3 एरो दिख रहे हैं, ये जमीन के नीचे चला गया, फिर ये जमीन के नीचे मूव करता है किस तरफ, जिधर ढलान मिलेगी उसको, जिधर उसको स्लोप मिलेगा, धीरे धीरे उधर वो जाने लग जाता है। और अचानक से देखोगे, खास तौर से पहाड़ों में, और जगह भी होता है लेकिन खास तौर से पहाड़ों में आप देखोगे कहीं पे अचानक से जमीन के नीचे से एक पानी की धारा निकलने बैठ जाती है और वो एक तरह का स्ट्रीम बन जाता है ना। तो ये उसी वो एक्चुअली वो जो सबसॉइल में हमारे जो ग्राउंड वाटर में हमारे जो हमारा धरती के नीचे जो पानी चला गया है वो जब मूव होता है, और जब उसको एक ऐसी लेयर सैंड की एक ऐसी लेयर मिलती है जिसको वो आसानी से तोड़ सकती है, तो उसको तोड़ करके वो बाहर आ जाती है और वो स्प्रिंग बनती है। तो स्प्रिंग बेसिकली हमारा जो है, जो ग्राउंड वाटर है उससे बनता है। तो एक ये जो हमारा वाटर एक बॉडी है, जो स्प्रिंग वाटर बॉडी है, वो हमारे ग्राउंड वाटर से बनता है। ये क्यों होता है, ये ऐसा मूव क्यों करता है? ये ऐसा मूव इसलिए करता है कि जब यहाँ से बारिश हुई, ये इस एरिया में आया, ये सॉइल का एरिया है, और सॉइल के एरिया के नीचे जो है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जो है एक इम्परमेबल रॉक मिल जाती है, यानी कि एक ऐसी रॉक मिल जाती है जिसके नीचे पानी का जाना संभव नहीं है, तो ये पानी यहाँ से मूव करने लगता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये यहाँ रॉक नहीं मिलेगी तो ये पानी और नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये रॉक मिल जाती है, एक ऐसी लेयर मिल जाती है जिससे नीचे पानी नहीं जा सकता है, तो ये ऊपर ही ऊपर मूव करने लगता है, एंड देन वो एक स्प्रिंग का रूप ले लेता है कहीं पे, जहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर जगह मिल जाती है। इसके अलावा वेल्स, जो अलग अलग जगह बहुत सारे एरिया में जो हम वेल्स बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, वो भी जो है ग्राउंड वाटर का है। तो ये तो हम खोद करके हम डिग करते हैं, वेल डिग करते हैं, और ये यहाँ तक डिग करते हैं जहां तक हमारा ग्राउंड वाटर का टेबल होता है, जो एक्वीफर होता है, जहाँ पे पानी जमा होता है, जो ग्राउंड वाटर पानी जमा होता है, वहां तक हम उसको डिग करते हैं। अगर आप ये दूसरा वाला फोटो देखेंगे, उसमें वो डिग करते करते उस लेयर तक पहुंच गया जहाँ पे पानी एक्यूमुलेट रहता है। इसको एक्वीफर बोलते हैं इस एरिया को, जहाँ पे ये पानी एक्यूमुलेट रहता है। तो इसलिए हम वेल से भी पानी लिफ्ट कर सकते हैं, इससे पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो था ग्राउंड वाटर के बारे में। जो रन ऑफ वाटर होता है, जो लॉन्ग द सरफेस जो मूव करता है जो पानी, उसका क्या होता है? उसका क्या होता है कि जब ये बारिश होती है तो कुछ पानी तो नीचे चला जाता है, धरती के नीचे चला जाता है, लैंड के नीचे चला जाता है, कुछ वो ग्राउंड वाटर का रूप ले लेता है। कुछ पानी जो है स्लोप के साथ साथ जो है, जो ढलान वाले एरिया में, उस तरफ वो बहने लग जाता है, और जब वहां पे उसको एक जगह मिलती है जहाँ पे वो पानी एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, वहां पे जो है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है। और ये वही लेवल होता है जो ग्राउंड लेवल का लेवल होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल होता है, लेवल हो उस लेवल तक ये पानी एक्यूमुलेट हो सकता है। तो इस तरह से ये ऊपर ही ऊपर मूव करने के बाद जो है, जो सरफेस वाटर के जो हमारे वाटर बॉडीज होते हैं वो क्रिएट करते हैं, है ना। अब देखते हैं हम, ये एक सरफेस वाटर का लेक है, सरफेस वाटर का जो वाटर बॉडी है ना, लेक उसमें से एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब हमको जो है एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन मिलती है जहाँ पे ड्रेनेज नहीं मिलता पानी के लिए, है ना, चारों तरफ से पानी आ रहा है, इसमें पहाड़ी के ऊपर से पानी आ रहा है, चारों तरफ से ढलान है, और नीचे जो है एक जगह पे गहरा है, तो ये पानी चारों तरफ से आकर के इसमें इकट्ठा हो जाता है और ये लेक बन जाता है, तालाब बन जाता है, झील बन जाती है ना। इसमें क्या होता है कि एक तो सरफेस वाटर का पानी भी आता है और इसमें ग्राउंड वाटर का पानी भी सीपेज होकर के आता है। तो जब बारिश आती है तो हमको सामने दिखता है कि ऊपर पहाड़ियों से या चट्टानों से जो है तेजी से पानी बह करके नीचे लेक में आ रहा है, वो हमको सीधे आंखों से दिखता है। लेकिन जब बारिश कम हो जाती है उसके बाद भी उसमें पानी बना रहता है, वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो जो पानी सरफेस वाला आया और वहाँ एक्यूमुलेट हुआ वो तो रहता ही रहता है, उसके अलावा जो सब सरफेस में जो
हमारा पानी नीचे रहता है सब सरफेस में, लैंड के नीचे थोड़ा सा जो लेयर में थोड़ा पानी रहता है, वो भी धीरे 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 सीपेज होकर के लेक में आता है और उस लेक को कंटिन्यू करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिन कंटिन्यू कर पाएगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि उधर आसपास की सॉइल में एब्जॉर्प्शन लेवल कितनी है ना, वो पानी को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो लेक कितने दिनों तक बना रहेगा, है ना। तो इसलिए जो है लेक लार्जली जो है सरफेस वाटर से बनता है, लेकिन जो सब सरफेस में जो पानी एक्यूमुलेट होता है, पानी में जो सॉइल में जो एब्जॉर्ब होता है, वो भी धीरे धीरे सीपेज होकर के लेक्स में आता है। देन इसके अलावा स्ट्रीम भी ऐसे बनता है। स्ट्रीम भी जो है लार्जली जो है सरफेस वाटर से बनता है, जो ऊपर से पानी आया, ढलान का पानी आया, और कई बार तो ऊपर ग्लेशियर का भी पानी आता है स्ट्रीम में। ये जो है स्ट्रीम बनाते हैं। इसमें जो है एक ड्रेनेज मिलता है। इस लेक को ड्रेनेज नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्रीम तभी बनेगा जब हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको ड्रेनेज मिलता है पानी का। तो जो ये स्ट्रीम देख रहे होंगे आप, इसका एक ड्रेनेज जो है इस तरह से नीचे आ रहा है। तो इसमें भी वही होता है, सरफेस वाटर भी इस पानी को बढ़ाता है। जब बहुत बारिश आती है तो अचानक जो है स्ट्रीम होती है, उसका पानी बढ़ जाता है। लेकिन उसके अलावा जो है, जो आसपास का जो सॉइल ने पानी को एक्यूमुलेट किया रहता है, एब्जॉर्ब किया रहता है, वो भी धीरे धीरे सीपेज होकर के इस स्ट्रीम को जिंदा रखता है। और वो कब तक जिंदा रहेगा? कई स्ट्रीम जो है जल्दी मार्च के महीने में ही सूख जाती हैं, कई जो है फरवरी के महीने में ही सूख जाती हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास कितना वेजिटेशन है, उसकी सॉइल कैसी है ना, वहाँ पे इन्वायरमेंट का कितना ज्यादा हमने ख्याल रखा है, उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक्यूमुलेट उसके आसपास की जमीन जो है पानी को एक्यूमुलेट एब्जॉर्ब कर सकती है, उतना देर तक जो है वो स्ट्रीम बना रहेगा। तो जो स्ट्रीम 12 महीने चलते हैं, उसका मतलब के आसपास जो है इन्वायरमेंट ठीक है, उसके आसपास का वेजिटेशन अच्छा बना है और वो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये तो था कि हम किस तरह से जो है पानी को जो हमारा वाटर साइकिल है, उसके बाद जो है हमारे अलग अलग वाटर बॉडीज हमारी धरती पे कैसे कैसे बनते हैं और फिर हम उसका उपयोग करते हैं, वो तो हमको पता है। और उसका कैसे हम अच्छे उपयोग करेंगे उसके बारे में हम अलग से। लेकिन अभी जो मैंने ये बताया, ये बहुत किताबी ज्ञान है ना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि इसमें बहुत कुछ नया बता दिया होगा। ये आप लोग जो है खुद भी पढ़ोगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब वो संजय जी हमारे साथ बताएंगे। संजय जी जो है ये सब कुछ चीजों को, जो ये बात मैंने बताई है, उस बात को जो है उसको जो है वो ग्राउंड लेवल उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका, है ना। तो वो अपने अपना एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंसेस हैं जो वो बताएंगे। संजय शर्मा जी के बारे में बता दो। संजय शर्मा जी IIT खड़गपुर से बहुत पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जमीन पे भी बहुत सारा काम किया। उन्होंने बंगाल में काम किया, उन्होंने उड़ीसा में काम किया है, और अभी जो है वो मध्य प्रदेश में पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने हमें पूरे मतलब जिंदगी भर उन्होंने जो है पानी के ऊपर ही काम किया है, इसलिए उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि अब वो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहाँ किस तरह का काम कर रहे हैं वो बताएंगे। ओवर टू यू संजय जी। थैंक यू वेरी मच जीत जी, एंड आई फील प्रिविलेज्ड। ये बड़ा सुनहरा मौका है कि देश भर के विभिन्न जगहों के कम से कम 5-7 प्रदेश आपने गिनाए बच्चे यहाँ पे हैं। एंड हेलो एवरीवन, हेलो डियर चिल्ड्रन, एंड हेलो कलीग्स एंड RGF, सबको मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब। लेट्स स्टार्ट। तो मित्रों, ये देख रहे हैं जो इलाका आपके सामने स्क्रीन पे है, ये इतना हरा भरा या सुनहरा या पानी से भरा हुआ नहीं था। मैं आपको कुछ और जगह दिखाने वाला हूँ ये किस तरह का था। और नॉर्मली आप भी जिस इलाके में रहते होंगे, भारत का 2/3 इलाका ऊंचा नीचा इलाका है, और पिछले कई वर्षों से विकास के नाम पे जो चारों तरफ कार्य हुआ है, विकास तो देश में हुआ है और सभी सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती ही हैं, लेकिन विकास की जो धारा चली है पिछले, मैं तो कहूँगा बल्कि जब यहाँ ब्रिटिशर्स भी थे, अंग्रेजों के समय से ही और स्वतंत्रता के बाद से भी,
विकास के साथ साथ हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पाए, पेड़ों की रक्षा नहीं कर पाए, पहाड़ों की रक्षा नहीं कर पाए। पहाड़ों में जंगल बेतहाशा कटे। नदियों के आसपास, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, और कल ही मैं फील्ड में घूमने गया था, मुझे हमारे मित्रों ने बताया कि नदी के दोनों तरफ स्वतः उगने वाले बहुत सारे पेड़, कवा, यहाँ की भाषा में अर्जुन को कवा कहते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े वृक्ष थे, उनको सालों साल काटा गया बेतहाशा रूप से। यहाँ पर जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पर पहाड़ों को तोड़ तोड़ के पत्थर की खदानें बनाई गई। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है कि पत्थर समाज के लिए, या पत्थर के टुकड़े समाज के लिए, सड़क के लिए, मकान बनाने के लिए, विभिन्न कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी सेज कि जितना आप अंश नष्ट करते हैं अपने कार्य में, विकास के कार्य में, उतना या उससे अधिक आपको कहीं ना कहीं पेड़ लगा देना चाहिए। ये प्रैक्टिस में हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण भारत उजड़ रहा है। आप जिस इलाके में रह रहे होंगे, कुछ बच्चे साहब ने बताया नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, विभिन्न इलाकों में देखे होंगे जंगल नष्ट होने से बेटा क्या होता है प्यारे बच्चों की, चारों तरफ से जो बेसिकली बारिश का जब पानी आता है तो तुरंत यदि जंगल रहते, जैसे जीत भाई साहब भी बता रहे, तो पानी पहले ऊपर वाली जो कैनोपी कहते हैं पत्तों पर पड़ेगा, तने पर पड़ेगा, और धीरे धीरे, और नीचे में एक अच्छा खासा सॉइल मास होता है, जो कि सॉइल मास के ऊपर जब पत्ते पड़े रहेंगे तो एक अच्छे खासा एक ह्यूमस क्रिएट करेगा, बहुत अच्छी मॉइस्चर कंडीशंस क्रिएट करेगा, और डायरेक्ट पानी आपका पहाड़ पे या जहां पर भी पेड़ रहते हैं जमीन पर नहीं पड़ेगा, और जमीन पर मिट्टी का कटाव नहीं करेगा। आजकल क्या है, क्योंकि 80-90% इलाकों में जहां मैं जाता हूँ, मेरा दिल काफी दुखता है इस मामले से, सीधा जब स्लोप्स में खासकर और दूसरी जगहों में भी जब पानी सीधा मिट्टी पर, पहाड़ पर, स्लोप्स पर पड़ता है, तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो ऊपर में, जैसे जीत भाई साहब बता रहे थे कि बहुत सारी जगहों में आपके जैसे क्लेई सॉइल नॉर्मली रही है, क्लेई सॉइल मिट्टी के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है, घुल के वो जल्दी बह जाती है। इसलिए आप देखते होंगे बरसाती नालों में सफेद पानी या नीले पानी के बदले में, मतलब उसमें नीलापन ना होने के बदले उसमें मटमैलापन होता है, बहुत सारी मिट्टी घुल के आती है, खासकर फ्लड्स में। और जो जी वैसे बताते हैं करीब 78% ऑफ रेनफॉल दैट अकर्स इन अ ईयर दैट अकर्स ड्यूरिंग द मानसून। ये चाहे बच्चे हमारे कुछ यहाँ पे कश्मीर से जिन्होंने ज्वाइन किया, उत्तराखंड से, हर जगह में हम ये फील कर सकते हैं कि नदियाँ बहुत तेजी से, नाले बहुत तेजी से बहते हैं जब बारिश का समय होता है। बाकी समय में क्योंकि वो बह जाता है पानी, अन्यथा पहले क्या होता था, करीब 50 साल पहले तक की बात मैं बता सकता हूँ, 100 साल पहले की बहुत सारे लोग बताते हैं, डॉक्यूमेंटेड है, बड़े बूढ़े गाँव में, चाहे 50 के हों, 60 के हों, 70 के लोग सभी बताते हैं कि पहले जब वन जंगल हुआ करते थे तो पानी रिस के जाता था, और नदियों में 12 महीने पानी रहता था। अभी इस इलाके में मैं हूँ, एक नदी है उर नदी, जिसको जी ने बताया, तो उर रिवर में पहले 12 महीने पानी रहता था। ऐसे गांव के जो 60, 70, 80 साल के बूढ़े हैं उन्हें बताया। लेकिन पिछले करीब 20-30 सालों से ये देखने में आ रहा है कि वो जो पानी है वो 7-8 महीने में ही, यानी कि करीब करीब आप समझिए फरवरी के मध्य, फरवरी के अंत, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेनफॉल दैट हैज अकर्ड इन ईयर, उस साल कैसी बारिश है उसके अनुसार 15, 20, 30, 28 फरवरी तक बेसिकली नदी खाली हो जाती है। ऐसे में ये एक बहुत मतलब जबरदस्त पूरे के पूरे देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, किसानों के लिए, गांव में रह रहे लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त आघात का मामला है। अब इसमें या तो हम सिर पे हाथ रख के दुखी होकर बैठ जाएं, या हमारे पास चारा है कि इसको हम मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते, पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते अपने आसपास के गाँव के इलाकों में जाएं, किसानों को संगठित करें, उन्हें बताएं कि अभी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंत हो गया है, फिर से हम प्रयास कर सकते हैं। जिस तरह का फॉर एग्जाम्पल मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये एक खेत की तस्वीर है, ये इसी तरह से, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसमें मुश्किल से एक फसल होता है, लेकिन इसमें क्या किया गया, 5 से 10% एरिया दैट वी लीव टू द फार्मर, किसान पर छोड़ दें कि अपने किसान खेत का, कुल खेत के क्षेत्रफल का, एरिया का 5 से 10% एरिया उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, उनको समझाया जाता है कि वो पानी के स्ट्रक्चर के लिए, उसको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके लिए छोड़ दें। जिस तरह की ये जगह बता रहा हूँ, ये एक बड़े ढलाव इलाके का, मैं अभी आपको अगली तस्वीर में दिखाने वाला हूँ,
ये इस तरह के ढलान वाले एरिया हैं, इसका ये हिस्सा है। ऊपर में आप देखते होंगे कि करीब कहीं कुछ जगहों में 5 से 8 से 10%, हिल्स में तो 10% से भी ज़्यादा के स्लोप्स हैं वो रहते हैं। नीचे की जगहों में फिर थोड़ा कहीं पर हल्का ढलान होता है, फिर कुछ जगहों में हाई स्लोप्स होते हैं 3 से 8%, और नीचे के क्षेत्र में ज़्यादातर खेती जो है नीचे के 20 से 30% इलाकों में ही सीमित हो गई है, जहाँ पे कुछ निश्चितता होती है, चाहे वो मतलब खरीफ के इस समय में ये और धान की खेती कर रहे हो, या रबी के खेतों में भी, रबी के समय में भी जब आप गेहूं इत्यादि की खेती कर रहे हैं, मतलब मध्यम जो कि मीडियम अप लैंड्स हैं या लोअर लैंड्स हैं, उन्हीं में खेती की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में थोड़ा बदलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ छवि जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन 7 से, अर्थात पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ के इलाके। कुछ जो पहली वाली छवि मैंने जो आपको ये वाली दिखाई थी, ये अपने इधर मध्य प्रदेश के इलाके की है, तो थोड़ा ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन 8 में आता है। पर स्लोप्स हर जगह में, भारत जैसे मैंने बताया, भारत का 2/3 इलाका स्लोप्स से भरपूर है। वहाँ पे स्लोप 1% से लेके आपके 8-10% तक के स्लोप्स पाए जाते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे ऊपर वाले इलाके में, क्योंकि जहाँ पे जंगल वन काट दिए गए हैं, वहाँ पर अब कैसे फिर से उपजा, तो उसमें जो कुछ तरीके अपनाएंगे, एक मेथड है बेटा स्टैगर्ड ट्रेंचेस। स्टैगर्ड ट्रेंचेस करते हैं, उनके डेफिनेट साइज होते हैं डिजाइन के अनुसार। कभी आपकी डिटेल में और कक्षाएं होंगी, आज तो मेरे पास में करीब 15-20 मिनट का समय जीत भाई साहब ने बताया था। एक स्टैगर्ड ट्रेंच होते हैं, यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ दिस फिगर। तो ये स्टैगर्ड माने एक दूसरे से थोड़ी हिली हुई उस जगह पे लगाते हैं, पानी एक साथ जबरदस्त फ्लो के साथ ना आए और हर जगह में छोटी मोटी रुकावट मिले। नीचे वाली जमीनों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या पूरी की पूरी जमीन को छोटे छोटे अंशों में 30 into 40 फीट के अंश में, यदि वो वहाँ पे पहले से खेत नहीं है या खेत है तो जैसे मैंने बताया 5 से 10% इलाके में करीब 10 फुट गहरा यदि आप एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पानी वहाँ रुकता है। पानी रुकने से क्या है बेटा, जो पानी भाग जाता सरफेस पर दौड़कर और जाकर नदी नालों में बाढ़ क्रिएट करता, वो अब रुक जाता है और उसको हम, जैसे सर ने बताया था पिछले में, उसको हम फिर अनुमति दे रहे हैं। वी आर इनफैक्ट आस्किंग इट टू गो इनसाइड द सॉइल। वो सॉइल मास को जाके एनरिच कर रहा है, सैचुरेट कर रहा है, और धीरे धीरे जैसे ही सॉइल मास में जा रहा है उसकी गति करीब 1/20 हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल। कहीं पे वो 1/15 होगी यदि फास्ट हो, यदि वो सैंडी सॉइल्स हैं या ग्रेवल वाली सॉइल्स हैं। कुछ जगहों में यदि क्लेई सॉइल्स हैं तो वो 20 से 30 गुना भी स्पीड मतलब कम हो जाती है। जब स्पीड पानी के बहने की बेटा कम हो गई तो पानी धीरे 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 करके आएगा, और जो जल, बहुत वर्षा का जल तेजी से जाकर चारों तरफ फ्लड क्रिएट कर रहा था, वो अब आराम आराम से पूरी की पूरी भूमि को सैचुरेट करता हुआ नीचे की भूमियों में ऊज आउट करता हुआ, जो आपको जीत सर बता रहे थे कि स्प्रिंग्स, यू नो हाउ डू द स्प्रिंग्स फॉर्म। इफ योर ऊपर वाली जो जमीन है वहां पर यदि पर्याप्त पानी है, चाहे वो पुराने या जो मूल रूप से जंगल थे उनके रहने के कारण हो, नए जंगल लगा दिए उसके कारण हो, या जिस तरह का स्टैगर ट्रेंच या फार्म पॉन्ड्स, या कहीं पर यहाँ पे फार्म्स नहीं है, ऊपर की जमीन में भी छोटे छोटे 30 into 40 हिस्सों में काट कर आपने नीचे में डिप्रेशन की जहाँ पे जगह है वहाँ पे एक आपने 100 CFT का गड्ढा बनाया, जिससे पानी को आपने परकोलेट करने के लिए अलाउ किया। So instead of running, it goes down as I just said. So look into this. Like this is it. आप बहुत सारी जगहों पे ना पिट्स क्रिएट कर रहे हैं लोअर लैंड्स पे, ठीक है। पानी इसमें जो डायग्राम है जहाँ पे पिट बनी हुई है वो लोअर साइड है, और पानी उधर से भागता है, तो भागने के बदले क्या करेगा कि वो रुक जाएगा वहां पर। तो हर खेत में या हर आपकी स्ट्रेच में छोटे छोटे आप इस तरह के प्लॉट्स बनाकर, जहाँ प्लॉट्स नहीं बने, जहाँ प्लॉट बने हैं उसमें नीचे की तरफ आप इस तरह की एक पिट बना सकते हैं। यू नो द वाटर परकोलेशन, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत ज्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरह की रॉकेट टेक्नोलॉजी, इस तरह की आवश्यकता नहीं। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी से हम देश में नदियों का और प्रकृति का पुनर्जीवन कर सकते हैं। ये इसमें दिखाने का प्रयास करें। कुछ और आपको स्लाइड से फोटोग्राफ दिखाता हूँ और उसके बाद आपके प्रश्न होंगे तो उन पर आएंगे कि आपने अपने इलाकों में जहाँ की भी आप रहने वाले हैं, आपने जंगल, वन, हरियाली उजड़ते देखी होगी, तो इसका ये समाधान है। कैसे बेटा, पानी रोकोगे तो भूमि सैचुरेट होगी, भूमि सैचुरेट होगी तो
धीरे धीरे इलाके में पानी रहेगा तो फसलें भी होंगी। जैसे आपके सामने जो लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर है, ये एक आपका पैडी फील्ड है, धान का खेत है। बीच में आपने पहले इस तरह का यहाँ पे फिट नहीं होती थी, 5% टैग का मतलब है कि 5%, 5 से 10%। फिर हमने धीरे धीरे प्रयोग किया, कुछ किसानों ने कहा नहीं 5 से भी ज्यादा, चूंकि वो यदि एक से ज्यादा फसल लेना चाहते हैं, उसकी श्योरिटी चाहते हैं, तो उन्हें 5 से 10% जमीन भी अपनी से कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। वो एक लॉस नहीं है, क्योंकि एक तो क्रॉप पे अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता खत्म हो गई, दूसरे पूरी की पूरी भूमि सैचुरेट हो गई तो पूरे इलाके की वाटर टेबल उठ जाती है। उससे आप आसपास के कुओं में फिर से जो पानी आने लगता है, तो बहुत सारे कुएं सूख जाते हैं, या कहीं पे बोरिंग भी है। हालांकि बोरिंग कुएं में रहने वाले पानी को खींचता है, से नेगेटिव इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ वाटर टेबल को नीचे करता है। पर यदि आपने चारों तरफ से वाटर हार्वेस्टिंग कर दी है, तब हमारा अधिकार बनता है। कुछ इस तरह के गांव हैं, जैसे जी हमारे साथ यहाँ पे बगल के जिले में अनोरा विलेज में गए थे, उसकी यादों को फिर से बता पाएंगे तो और अच्छा होगा कि वहाँ पर इतना ज्यादा पानी कि यदि आप 12 महीने भी, और पूरे के पूरे गाँव में यदि आप वहाँ पे बोरिंग से आप मशीन्स भी चलाते हैं, तो पूरे का पूरा पानी को पंप कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट हैपेंस। राइट हैंड साइड जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बैरन स्लोप्स हो गई। इस तरह से पानी को कंजर्व किया आपने, और फिर वहाँ पे आपने घास लगाई, पेड़ पौधे लगाए, और इस तरह से हरियाली। पीछे में जो हिल्स हैं, दूर से जो सुंदर दिखती है, पास में जाओगे तो उजड़ी हुई दिखती है। इस तरह से आपने इसको, इसकी हेल्थ में आपने इसको लौटाया। फिर आप अगली पिक्चर इसी तरह की है, इसमें फिर आसपास के समाज के, गांव के, सरकार के अधिकारी भी जुटते हैं, और समाज में हमें सभी वर्गों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और चाहे वो गांव वाले हों, चाहे सरकार के अधिकारी हों, जो भी आपके राज्य में सरकार है और जो भी देश में सरकार है, सबके साथ मिलकर हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि कई बार किसान के पास इतनी फाइनेंशियल शक्ति नहीं होती वो खुद ही अपने खेत में गड्ढा कर सके, क्योंकि वो कई बार अपनी जरूरतों को मीट करने में ही काफी परेशान रहता है। सो यू नो वी हैव टू आस्क एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट टू दैट। सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कमिंग फॉर द विजिट, दैट इज अनदर पॉइंट दैट वी सी। नेक्स्ट देखिए, शुरुआत जब होती है तो सूखे समय में, तो जो आपने पिछला वाला देखा, ये तो बारिश के बाद का समय है। ये वाला जो आपने पिछली वाली स्लाइड देखी थी, बारिश के बाद का समय। और ये सूखे समय में जब आप इसमें गड्ढा करते हैं, तो आप, जैसे मैंने बताया, खेत के साइज के अनुसार 5 से 10% लगा होता है। तो इस तरह की आपको स्टेप्स बनाए करनी पड़ती है, नहीं तो जमीन धंस जाती है। करीब नॉर्मली आप 45 डिग्री का स्लोप दे सकते हैं। जैसे आपने 3 फुट गहराई की, तो 3 फुट की आपने स्टेपिंग छोड़ दी। और गर्मी के समय में मुझे लगता है जो तस्वीर ली गई है, ये अप्रैल मई के आसपास की तस्वीर होगी, उसमें एक्सकेवेशन नीचे लिखा भी है 1:1 तो पानी अपने आप ही नीचे में 10 फीट पे जाने के पहले ही रिसर्च आना शुरू होता है। तो एक शुभ सूचना है, यदि आप हर एक खेत में कंजर्व करेंगे तो आपका पानी बहुत अच्छा मिलेगा, पूरा का पूरा एरिया सैचुरेट होगा और वाटर टेबल उठेगी। ये देखो इस तरह से ये आप ये करते हैं। ये जो थ्योरेटिकल डायग्राम है, बट स्टिल जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर, ये आप इसमें ये देख सकते हैं किस तरह से। तो निचला वाला इलाका में बार बार आपके ध्यान में ला रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो पानी ऑटोमेटिकली आता ही है। उस जगह में आप एक आर्टिफिशियल डिप्रेशन क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आप मतलब कुछ जगहों में मछली पालना ही पसंद करते हैं, तो इससे मछली मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसान जो या मजदूर जो पलायन कर जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। अभी आपने कोविड-19 के संदर्भ में देखा था कि देश में लाखों मजदूर बहुत दूर दूर से आ रहे थे, और उन्हें पलायन करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे शहरों में बीमारियां हो गई थी। तो यदि हम इस प्रकार से बहुत सिंपल टेक्निक से वाटर कंजर्व करके खेतों में ज्यादा पानी सुनिश्चित करें, वाटर टेबल को उठा दें, तो हर किसान और हर मजदूर को आज भी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन होने के बावजूद वहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ये हमारा अनुभव, जिन जिन गाँव में हमने काम किया है, कम से कम 100 गाँव में काम कर चुके हैं। चिक भी इसके बारे में और इस तरह की भूमि आपने बेटा अपने चारों तरफ बहुत सारे हिलॉक्स पे, पहाड़ियों पे आपने देखी होगी। और ये जो सामने तस्वीर है, ऐसे हिलॉक्स पे गर्मी के समय में इस तरह के जो स्टैगर्ड ट्रेंच है, स्टैगर्ड माने एक दूसरे से थोड़ी हिली हुई, स्टैगर्ड, तो पानी ऊपर से आएगा तो दौड़ के तुरंत डिप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा, गलीज क्रिएट नहीं करेगा, पानी इसमें रुक के जाएगा। इससे जाने से पानी रिसेगा। और आसपास में जो घास देख रहे हैं, ये कुछ सालों में घास बड़ी होगी, बहुत बाबुई घास है। इससे आपको अपने जो गांव का जिनको बच्चों को अनुभव होगा, आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह की घास से रस्सियां भी गांव वाले बनाते हैं। धीरे धीरे अब जब आप एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, तो पूरे हिल स्लोप्स पर स्वतः ही बहुत सारे पेड़ उगना शुरू होते हैं। जब भी इस तरह का प्रोग्राम, मैंने कहा था समाज में सरकार की मदद लेनी ही चाहिए।
तो चूंकि सरकार का पैसा आता था तो समाज का ही है, तो उसमें जब पेड़ लगाते हैं तो हरियाली बहुत तेजी से बढ़ती है। व्हाट इट रिक्वायर्स इज प्रोटेक्शन। 4-5 ईयर्स में पूरा का पूरा जंगल बहुत घना बना सकते हैं, ऐसे अनुभव है, ऐसे अनुभव हम सबने शेयर किए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो लैंड बैरन हो जाती है, अपर लैंड्स है, जिसमें ये पहली वाली ऊपर वाली तस्वीर है, ये धीरे धीरे जिसमें चिकनी मिट्टी जो क्ले सॉइल है वो बह के निकल जाती है, तो पथरीली और रेतीली जमीन ऊपर आ जाती है। पर फिर भी उसमें भी हम यदि वाटर कंजर्व करें, हमने बताया था निचले हिस्से में इस तरह के पिट्स बनाकर, नीचे वाले डायग्राम में, तो धीरे धीरे ग्रासेस और ट्रीज प्लॉट में शुरू करते हैं, वी कैन मेक ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्रीनरी। सो यंग पीपल कैन रियली डू अ लॉट। ये जस्ट मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ, आपका हमारे इलाके में स्वागत भी होगा आने के लिए, घूमने के लिए, समझने के लिए। ऐसे और इलाके आपके घर के पास बता सकते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, पर मिलजुल के देश के पर्यावरण को हमें बचाना होगा, एनवायरनमेंट को हमें बचाना होगा। ये मैं फिर से एक दूसरे इस तरह की पिक्चर दिखा रहा हूँ। इफ यू रियली कंजर्व इट, लॉट ऑफ वाटर कैन बी कंजर्व्ड। ये पानी रिस्क कहाँ जाएगा? अंततः रिस्क तो जो पास का नदी नाला है उसको पुनर्जीवित ही करेगा। यदि इस तरह से एक बड़े इलाके में, फॉर एग्जांपल उर रिवर का जो कैचमेंट है वो 99,000 हेक्टेयर से लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो यदि हमने वहाँ पे कंजर्व कर लिया तो नदी स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाएगी और इलाके की आमदनी, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि 3-4 गुना बढ़ जाएगी कुछ ही सालों में। तो इसमें समाज के सभी वर्गों को, समाज को आना पड़ेगा, सरकार को आना पड़ेगा, जो NGOs हैं जैसे RGF, RGICS ग्रुप है, पॉलिसीज में तो हम लोग कहते ही हैं सरकार को सपोर्ट। ये आपको पहले देखेंगे समझेंगे तभी आप पॉलिसी को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। देखिए, जो बैरन इलाका था इसमें आप फिर आम भी उगा सकते हैं, घास भी उगा सकते हैं, घास विभिन्न कार्यों में लग भी सकती है। इस घास से खाट भी बुनते हैं, इस घास से विभिन्न क्राफ्ट के आइटम्स भी बुने जाते हैं। तो मैंने देखा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इस तरह की जो हार्डी ग्रास है वो हर तरह, आम की पेड़ भी लगभग हर तरह के, बहुत सारे और हॉर्टिकल्चर के ऐसे प्लांट जो देसी हो और इलाके को नुकसान ना पहुंचाएं, देसी मिट्टी से मिलके आगे बढ़ें और इसके जो पत्तियां गिरे वो सॉइल को एनरिच करें। ये आपस में चुनाव कर सकते हैं, गाँव में बड़े बूढ़े सभी से बातचीत करके। बच्चे इसमें बड़ा रोल निभाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए धीरे धीरे, मतलब ये अगेन ये तो खैर स्कीमेटिक डायग्राम, पर हम रियल डायग्राम भी दिखाएं पूरे के पूरे इलाके को आप फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और जब मिट्टी रुकेगी तो खेती में उत्पादन भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच जीत एंड अदर फ्रेंड्स हियर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट मंडे को, दैट इज ऑन 29th of June, है ना। और उस दिन का टॉपिक हमारा वाटर क्राइसिस, जो असली प्रॉब्लम जिसके लिए हम सब कोर्स कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। उस दिन हम एक नए एक्सपर्ट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।